नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, आदरणीय उत्तरा दीदी के साथ आज हम पुनः एक बहुत ही बढ़िया विषय, जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का बहुत बढ़िया विषय है, जिसे समझना और सीखना सभी के लिए लाभदायक रहेगा, उस पे आज चर्चा करने वाले हैं। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूँ। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार। आप सभी को भी नमस्कार और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। आज बड़ा हर्ष का दिन है और वसंत पंचमी भी है। आज दो दो चीजें एक साथ हो गई, तो त्योहार का दिन है। तो उसमें हमने ऐसा टॉपिक उनसे जुड़ा हुआ कुछ नहीं लिया है। टॉपिक हमने ये लिया है कि अष्टम भाव में जब चंद्रमा होता है, किसी के भी हो सकता है, तो अष्टम भाव में चंद्रमा से होने वाले रोग, और वो भी विभिन्न नक्षत्रों के आधार पर। ये खासियत है कि केवल चंद्रमा का वहां होना तो आवश्यक है, लेकिन वो किस नक्षत्र में है वो भी देखना आवश्यक है। और उस नक्षत्र के आधार पर हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि इस तरह के रोग होने की संभावना बनती है। आप सभी जानते हैं कि मतलब सबसे पहले जैसे हम चंद्रमा ले रहे हैं अष्टम भाव में, और वो सूर्य के नक्षत्र में आता है। हम सूर्य की सीक्वेंस से ले रहे हैं, केतु से नहीं ले रहे, वारों के हिसाब से ले रहे हैं हम इसको। तो सूर्य का नक्षत्र जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि दो दो राशियों में आता है सूर्य का नक्षत्र। मेष में आता है, वृषभ में आता है। मेष में चतुर्थ चरण, मतलब जो आखिरी चरण है, प्रथम चरण है इसका सूर्य के नक्षत्र का, कृतिका का, वो सबसे पहले आता है 26 डिग्री 40 मिनट के बाद से लेके 30 डिग्री तक अंतिम। और फिर बाकी जो 10 डिग्री है वो वृषभ राशि में 0 डिग्री से लेके 10 डिग्री तक। इसी प्रकार सिंह राशि और कन्या राशि में आए। और अंत में जो है धनु राशि के चतुर्थ जो नवा चरण है वहां पर, और मकर राशि के शुरू के 3 चरण है ना। चंद्रमा सूर्य का एक चरण तो धनु राशि में रहेगा अंतिम, और बाकी 3 चरण मकर राशि। इस तरह से प्रत्येक नक्षत्र का कोई ना कोई राशि रहती है वहां पर, जिसमें उसका पूरा चारों के चारों चरण भी होते हैं, या फिर 2 चरण होते हैं, या 1 चरण होता है। मतलब कुल मिला के अगर अपन देखें तो किसी भी नक्षत्र का किसी राशि में 1 चरण है, किसी राशि में 2 चरण है। जैसे मंगल का जो नक्षत्र है उसके 2 चरण दोनों राशियों में रहते हैं। और इसी प्रकार फिर गुरु के जो नक्षत्र आते हैं उसमें पहले 3 चरण आते हैं, और फिर अगली राशि कर्क, वृश्चिक और मीन में 1 चरण अर्थात चौथा चरण आता है। तो इन 3 नक्षत्रों के तो बटे हुए हैं भाग, और बाकी नक्षत्र जो हैं वो पूरे पूरे 1 हैं प्रत्येक राशि में। इसी संदर्भ में हम सबसे पहले देख रहे हैं सूर्य के नक्षत्र, जिसका प्रथम चरण जो है वो तो मेष राशि में है, और जो तृतीय चरण है, 3 चरण है, वो वृषभ राशि में है। और अन्य राशियों में भी है ही सही। तो यदि चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में हो, एक तो सूर्य के नक्षत्र में होना, और दूसरा मारक या बाधक भाव का स्वामी भी होना, खतरा ज्यादा वहां है। एक तो अष्टम भाव में चंद्रमा वैसे ही खराब है, और अगर वो सूर्य के नक्षत्र में है और कुंडली के हिसाब से मारक या बाधक बन रहा है, मारक मतलब 2-7 से जुड़ा हुआ है, या बाधक भाव का स्वामी लग्न के हिसाब से 9वें भाव का स्वामी है, या 7वें भाव का स्वामी है, या 11वें भाव का स्वामी है। यही बाधक कह रहे हैं ना, चर, स्थिर और द्विस्वभाव राशियों में। तो मारक या बाधक भाव का भी कारक हो तो टाइफाइड से मृत्यु संभव है। सबसे बड़ा खतरा उन्होंने यही बताया है। इसके अलावा हृदय रोग, मस्तिष्क ज्वर, तीव्र ज्वर, मलेरिया आदि से भी मृत्यु संभव है, क्योंकि वो मारक और बाधक दोनों से जुड़ रहा है, इसलिए ज्यादा खराब हो जाता है। क्योंकि अष्टम भाव जो है हमारा मृत्यु का कारण बताता है, इसलिए जब अष्टम भाव में जुड़ता है चंद्रमा नक्षत्र विशेष में, तो वो मृत्यु का कारण भी बताता है। इसीलिए सूर्य से संबंधित रोगों को खराब माना गया है।
इसके अलावा पैरालिसिस, ड्रोप्सी, बेरी आंतों के रोग और कन्वल्जन्स जो होते हैं, फिट्स आना, कभी कभी वो ज्यादा पी लेते हैं लोग, उससे भी आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त मूत्र रोग, ट्यूमर या डायबिटीज आदि भी रोग वो देता है। कुछ खास बीमारियों से तो मृत्यु ही संभव है और कुछ वो गंभीर दे देता है। अब दूसरा आता है कि अष्टम भाव में स्थित चंद्रमा यदि अपने ही नक्षत्र में हो, जो कि वो वृषभ, कन्या और मकर में है, ये राशियां, कोई भी राशि इनमें से अष्टम भाव में हो और चंद्रमा वहां पर बैठा हो, तो सबसे अधिक बुरा प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। सबसे अधिक बुरा, मन बेचैन और नकारात्मक सोचने वाला हो जाता है। इसके अतिरिक्त चंद्रमा पेट, गर्भाशय, ओवरीज, अंग संचालन पर भी अधिकार रखता है। साथ ही वह मारक या बाधक भाव का भी कारक हो जाए किसी भी रूप में। चंद्रमा क्योंकि अपने ही नक्षत्र में है, तो किसी भी अंग को, शरीर के किसी भी अंग को रोगी बनाकर हमें मृत्यु तक ले जा सकता है। इसके अलावा चंद्रमा का हमारे शरीर में बहने वाले जो सिनोवियल फ्लूइड होता है, मतलब श्लेष्मा का तरल पदार्थ, मासिक धर्म की परेशानियां या गड़बड़ियां, आंखों की दिक्कतें, स्तन संबंधी रोग या शरीर में जल भराव से, शरीर में पानी भर जाना, उससे भी मृत्यु संभव है। तीसरा आता है हमारा मंगल का नक्षत्र। मंगल के नक्षत्र के बारे में जैसा मैंने पहले ही बता दिया कि दो दो राशियों में है, जैसे वृषभ राशि में है, फिर मिथुन राशि में है, तो उधर ही हमारे कन्या राशि में है, तुला राशि में दो दो चरण है। इसके अतिरिक्त फिर मकर राशि और कुंभ राशि दो दो चरण। तो यदि हो और अष्टम भाव से जुड़ा हुआ हो तथा मारक या बाधक भाव से भी जुड़ा हुआ हो, मंगल तो दो दो भावों का स्वामी होता है, तो मारक भाव से भी जुड़ा रह सकता है या कभी कभी बाधक भाव से भी जुड़ा रह सकता है, तो फिर जलने से, प्लेग से, रक्तस्राव से, फोड़े फुंसी या घाव, पेट में पथरी पड़ जाना, गर्भपात होना या अत्यधिक ब्लीडिंग होने से, या फिर फिस्टुला से या दस्त लगने से गंभीर रोग या मृत्यु संभव है। अब आता है बुध। चंद्रमा यदि बुध के नक्षत्र में हो तो किस प्रकार के फल हमें प्रदान करता है। चंद्रमा पूरा पूरा एक ही राशि में आ जाते हैं उसके बुध के नक्षत्र, कर्क, वृश्चिक और मीन में। तो ये यदि चंद्रमा अष्टम भाव में हो और बुध के नक्षत्र में हो तो ये, और बाधक और मारक भी हो, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए, तो व्यक्ति की मृत्यु मानसिक संतुलन बिगड़ने से, खो देता है वो, कभी कभी हरकतें ऐसी करता है, मेमोरी लॉस हो जाता है उसका, या फिर नेफ्राइटिस, विटामिन बी की कमी से, हिस्टीरिया, नर्वस ब्रेकडाउन, लकवा या पाचन संस्थान की गड़बड़ी से मृत्यु संभव है। अब आते हैं गुरु के नक्षत्र। गुरु के नक्षत्र के वही हाल हैं, पहले तीन चरण और फिर एक चरण दूसरी राशि में। और सबसे पहले ये शुरू होता है मिथुन राशि से। मिथुन राशि में 3 चरण, फिर तुला राशि में 3 चरण और फिर कुंभ राशि में 3 चरण। तो चंद्रमा यदि अष्टम भाव में गुरु के नक्षत्र में हो और गुरु मारक या बाधक स्थान से जुड़ा हुआ हो, मतलब हमारे भाव से किसी से, तो मस्तिष्क में अवरोध से कुछ ब्लॉकेज हो जाता है, ब्रेन में, लीवर की तकलीफ से, पीलिया से जो जिसको जॉन्डिस कहते हैं, ड्रूप्सी से, फ्लटलेंस, वो पैरों के नीचे जो चपटापन रहता है वो बीमारी एक आ जाती है, बिल्कुल चपटे हो जाते हैं, उससे चलने में बड़ी तकलीफ होती है, या प्लूरिसी, रक्त में जहर मिल जाना, इसमें ब्लड में पॉइजनिंग हो जाती है किसी कारणवश गंभीर, इन रोगों के कारण मृत्यु होती है। इसमें मेरी सिस्टर की डेथ हुई है, ब्लड में पॉइजन मिलना, और इससे गुरु से रिलेटेड भी कुछ तकलीफ थी उसको। अब आता है छठा शुक्र। चंद्रमा यदि शुक्र के नक्षत्र में होकर अष्टम भाव में हो
तो फिर शुक्र बाधक या मारक भी हो, इनका सूचक हो, तो डायबिटीज से सबसे पहले, डायबिटीज के साथ गुरु भी मिला रहता है हमेशा। शुक्र और गुरु मिलकर डायबिटीज का निर्माण करते हैं हमारे शरीर में। टॉन्सिल्स से, आंव के दस्त से, सिस्ट हो जाते हैं, छोटे छोटे फोड़े अंदर, प्रजनन अंगों के रोगों से, गोटायर से आदि से मृत्यु भी संभव है। और शुगर तो स्लो पॉइजनिंग है, वो और दूसरे दूसरे जो रोग होते हैं वो देती है, शुक्र की डायबिटीज, और उसके कारण बहुत व्यक्तियों की मृत्यु संभव है। अब आता है शनि के नक्षत्र में। यदि चंद्रमा शनि के नक्षत्र में हो, अष्टम भाव में हो, और शनि बाधक या मारक भाव से जुड़ा हो, तो व्यक्ति की मृत्यु शीतलहर, कोल्ड, बहुत बुरी तरह से, गॉल ब्लैडर की पथरी, हड्डियों के क्षय रोग, तो हड्डियों का क्षरण होने लग जाता है, जैसे बोन्स डेंसिटी कम होती रहती है, वो भी एक नुकसान करती है। गॉल ब्लैडर की पथरी से भी हड्डियों के क्षय हो ही गया हमारा। फेफड़ों की टीबी, लंग्स में टीबी हो जाना, कैंसर, लकवा, हिचकी, हिस्टीरिया, गैस की तकलीफ, एसिडिटी जो बहुत ज्यादा हो जाती है, श्वास की तकलीफ, तथा स्पम्स मतलब ऐंठन भी, एक ऐंठन भी बीमारी होती है, पूरा शरीर अकड़ता जाता है धीरे धीरे, आदि से मृत्यु संभव। अब आता है यदि चंद्रमा अष्टम भाव में हो और राहु या केतु के नक्षत्र में ही हो, तो हमें सबसे पहले यही देखना चाहिए कि राहु और केतु किस ग्रह के साथ युति कर रहे हैं, उसके बाद ये किस राशि में बैठे हैं, या इन्हें कौन देख रहा है, राहु या केतु को कौन ग्रह देख रहा है, और उनका स्वामी भी कौन है, उनका स्वामी देख लें। वे ग्रह यदि मारक या बाधक भाव से जुड़े हुए हैं तो वो जोड़ लेना पड़ेगा। ऐसे समय में जो ग्रह देख रहे होते हैं उन्हीं के स्वभाव के अनुसार और उन्हीं के मारक और बाधक भाव से संबंध के अनुसार व्यक्ति की मृत्यु और रोग प्राप्त होते हैं। इस तरह से हमें राहु केतु को ध्यान से देखना चाहिए। यदि राहु केतु अष्टम भाव में हो तो, और राहु केतु अष्टम भाव में होना जरूरी नहीं है, चंद्रमा अष्टम भाव में हो और राहु केतु उनके चंद्रमा राहु केतु के नक्षत्र में हो। एक चीज और है कि जो ग्रह अष्टम चंद्रमा के नक्षत्र में होता है वो भी इस तरह के फल अपनी दशा या अंतरदशा में अवश्य प्रदान करते हैं, क्योंकि वहां पर फिर चंद्रमा भी मिल जाता है और वो ग्रह जो चंद्रमा के नक्षत्र में है, क्योंकि चंद्रमा भी हो सकता है अच्छे भाव का स्वामी ना रहा हो अष्टम भाव में, तो उसका भी पूरा पूरा प्रभाव पड़ना संभव है। तो दोनों तरह से हमें देखना चाहिए। बस ये चीज अवश्य देखें कि ये ग्रह जो हैं अपनी दशा या अंतरदशा में ही ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। यदि उनकी मारक दशा बाधक दशा नहीं चल रही होती है, केवल अंतरदशा है, तो उसमें वो गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं और उनकी आयु का योग बना हुआ है तो बच जाएंगे। लेकिन अगर मारक योग ही चल रहे हो या मारक ग्रह की दशा ही चल रही हो तो उस समय पक्की मृत्यु संभव है। मृत्यु देखने के समय हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए ना कि आयु जो है, व्यक्ति की जो आयु है वो पूर्ण आयु है या अल्पायु है या शिशु आयु है। अभी एक लड़का छोटा सा, अभी का ही उदाहरण है, 8-10, हमारी मेड ही समझ लीजिए, उसका छोटा भाई 18 साल का, वो वहां राजस्थान में कहीं काम करने गया था, फैक्ट्री में चले जाते हैं इनके घरों के लड़के, तो वहां कोई मशीन होती है ना, क्रशिंग मशीन, जो गिट्टी तोड़ती है, गिट्टी छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े बनाती है, तो उसमें उसका वो हाथ से कुछ कर रहा होगा, उसका हाथ फंस गया और उसने अपने अंदर थोड़ा खींच लिया, तो उसका पूरा आधा बॉडी जो है पूरा क्रश हो गया बुरी तरह से, वहीं उसकी डेथ हो गई तुरंत। तो अब 18-20 साल की उम्र में तो एकदम क्या करें हम, अल्पायु ही मानी जाएगी। तो बहुत ही दुखद मृत्यु थी, लेकिन ये अचानक हुई है, इसमें जरूर मंगल या चंद्रमा का कुछ ना कुछ संबंध बना है।
उसकी जन्मपत्री मुझे नहीं मिल पाई, नहीं तो हम उसको भी देखते कि ऐसे अचानक मृत्यु रेयर होती हैं। अब कृष्णमूर्ति जी ने एक और चीज कही है, तो उन्होंने कहा है कि हर्षल नेपच्यून से भी यदि जुड़ता है चंद्रमा अष्टम भाव में, तो भी वो अच्छे रिजल्ट नहीं देता। हर्षल अष्टम भाव में स्थित चंद्रमा को देख रहा है या पापग्रस्त कर रहा है, क्योंकि या तो हर्षल उसके साथ हो और या फिर हर्षल चंद्रमा के नक्षत्र में हो, तभी उससे संभव या संबंध बनता है ना। तो फिर वो पापग्रस्त कर रहा है या उसके नक्षत्र में है या अष्टम भाव से जुड़ रहा है, किसी भी तरह से देख रहा है, तो फिर लकवा, हिचकी, हिस्टीरिया, गैस की तकलीफ, गैस्ट्रिक ट्रबल, सांस की तकलीफ और ऐंठन का खतरा रहता है, और कभी कभी मृत्यु भी संभव है। हर्षल विशेष रूप से यदि मारक भाव में हो तो मृत्यु भी अचानक देता है। 10वां है, अष्टम भाव स्थित चंद्रमा को यदि नेपच्यून पापग्रस्त करता है, 10वां बिंदु है ये, तो सब कुछ समय पश्चात वो व्यक्ति अपना जो कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ आत्मनियंत्रण, वो खो सकता है। उसका ब्रेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, अजीब अजीब सी बहकी बहकी बात करता है। हम उसको सनकी कह सकते हैं कि मतलब वो अगर हाथ धोने गया तो बार बार हाथ धोने ही जाएगा, कपड़े सुखा रहा है तो कपड़े ही सुखा रहेगा, मतलब थोड़ा सा अर्ध विक्षिप्त टाइप हो जाता है, समझ में नहीं आता। बर्तन धो रहा है तो बर्तन ही धोए जा रहा है, कुछ पता नहीं आता। नहाने एक बार शुरू हो गए तो नहाते ही जा रहे हैं कि नहीं हम तो नहीं नहाए, हम नहाए नहीं। अब चंद्रमा यदि अष्टम भाव से और अनेक किसी भी अकारक ग्रह से भी जुड़ सकता है, तो फिर अचानक दुखद और अस्वाभाविक मृत्यु होती है कि चंद्रमा अष्टम भाव से किसी अकारक, कुंडली का अकारक ग्रह उससे जुड़ता है, तो फिर उसकी अचानक और दुखद और अस्वाभाविक मृत्यु संभव। और एक चीज और है, उन्होंने कहा है कि चंद्रमा यदि छठे या 8वें भावों के स्वामी के नक्षत्र में हो तथा इन्हीं ग्रहों द्वारा पापग्रस्त भी हो, अफ्लिक्टेड भी हो, पापग्रस्त भी हो, तो जातक पानी की खाई या नाव की यात्रा के समय जातक की मृत्यु संभव है। उसकी नहीं तो उसकी वाइफ की भी पॉसिबल है, क्योंकि उसकी वाइफ के लिए वो मार्केश है अष्टम भाव, तो बहुत पापग्रस्त होता है। आगे अंत में उन्होंने यही कहा है कि ये नियम जन्म कुंडली पर ही लागू होते हैं और चंद्रमा की दशा या अंतरदशा में ही फलित होते हैं। तो इन पॉइंट्स को अगर हम याद रखें, चंद्रमा अष्टम में इसीलिए सबसे खराब माना गया है। हमने और भी तरह के जो फल हैं, ये तो हमने रोगों के संबंधित बताया, लेकिन अष्टम भाव में चंद्रमा नक्षत्रों के आधार पर किस प्रकार के फल देता है, ये भी देखने वाली बात होती है। इसके विषय में भी हम अगले समय कर सकते हैं कि अष्टम चंद्रमा के फल नक्षत्रों के आधार पर, कि अष्टम भाव में चंद्रमा किस प्रकार के फल देता है नॉर्मल। ये तो केवल रोग से संबंधित थे। बहुत बढ़िया वीडियो, हमेशा की आप तरह भी एक बोलिए संपूर्ण कुछ, आप भी अपने कमेंट्स दे दीजिए दीपक जी। वीडियो। दीदी आपने बहुत अच्छा बताया। देखिए, ज्योतिष तो एक सागर है, जितना अगर हमें मालूम है उससे हमें लगता है कि हमें पता है, लेकिन बाद में पता चलता है वो बूंद के बराबर भी नहीं, नहीं है। हमें नहीं तो पता बहुत चला। कुछ अभी और बहुत कुछ हो सकता है। आदरणीय बहुत है, उत्तरा दीदी ने बहुत है, बहुत 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 है। कुछ बताया। हम्म, जैसे ओसीडी की का रेफरेंस भी दिया उत्तरा दीदी ने कि भाई वो उनको सनक हो जाती है, वो लगे रहते हैं, उनको ऐसी आदत आदत हो जाती है कि बस करते चले जाएं, दोबारा 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 वो रिपीटेडली कर रहे होते हैं। तो इसके विषय में भी बताया, बड़ी सारी बहुत अच्छी चीजें उन्होंने बताई हैं। आज हम पीपीटी नहीं बना पाए। आदरणीय उत्तरा दीदी का मोबाइल नंबर है 9350584771। तो आपको किसी को भी शिक्षा या कंसल्टेंसी संबंधित कुछ भी जानकारी लेनी हो, आप उनको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। एक नए विषय के साथ हम फिर मिलते हैं आपके साथ। नमस्कार, धन्यवाद।